नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एस्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं अमित वर्मा फिर से आ गया हूँ आपके सामने। और गाइस, हम लोग रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने 2 लेक्चर सीरीज कर ली हैं। अब हम ये 3rd लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट थ्रू IES ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और गाइस, इन क्वेश्चन से आपका जो बेसिक कंसेप्ट है हर एक सब्जेक्ट का वो हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं और ये जो कंसेप्ट आपके इसी जो AES के क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं से क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि 25 ईयर्स में या जितने भी साल से एग्ज़ाम हो चुका है उसमें अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बना जो उसने आपसे अभी तक ना पूछा हो। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके लिए जो और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बेसिक एग्ज़ाम्स हैं आपके JEE लेवल के या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के, वो भी आप इससे ईजिली क्रैक आउट कर लोगे। तो आइए देखते हैं सीरीज 3rd। और ये मैं हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरी IDs हैं, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये IES 2011 में आए हुए हैं। तो देख लेते हैं क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इंक्रीज्ड विद, जो कॉन्क्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ES होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कैसे इंक्रीज होगा। देख लेते हैं कैसे। हमें पता है ES इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट निकालने का। अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। हायर वाटर सीमेंट रेशियो, सेकेंड ऑप्शन है शॉर्टर क्यूरिंग पीरियड, थर्ड ऑप्शन है लेसर वाइब्रेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज इन एज। हमें पता है अगर हम कंक्रीट में पानी डालोगे तो इसमें पानी डालने से उसकी जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसमें सीमेंट का हाइड्रोलिसिस होगा। और अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो उससे जो सीमेंट है, जो हमारा कंक्रीट है, वो इनफ स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज करेगी। सो गाइज, अगर हम एज इंक्रीज कराने पर बेसिकली जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। तो यानी कि अगर FCK हमारा एज बढ़ाने के साथ बढ़ रहा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ऑब्वियसली बात है कि वो बढ़ेगा। हेंस करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीज इन एज। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहाँ देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट। ठीक है, विद वाटर। तो ये बेसिकली रीज़न है जिसके कारण जिससे एज के साथ आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपको जाहिर सी बात है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा एज पर दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कुछ मैंने बनाया नहीं है, ये हमने IS कोड 456 2000 से लिया हुआ है जो RCC का प्रिस्क्राइब्ड कोड होता है। तो गाइज, ये बहुत से एक क्वेश्चन में आपको बहुत सी चीज़ें पता चल गई। देख कौन सी, पहले IS कोड हम कौन सा RCC के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस पे वैल्यू ये डिपेंड करती है। और फिर हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट का असर एज के साथ क्या होता है। ये हमारा कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। Which of the following statements refer to correct purposes as regards testing of concrete by ultrasonic pulse velocity method? अभी जो हमसे क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। ऐसे ये हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और इसमें करेक्ट पर्पस क्या है रिकॉर्ड एज पर द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। अब ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड क्या होता है ये देख लेते हैं। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। जैसे कि नाम से यहाँ पता चल रहा है आपको कि बिना कंक्रीट को तोड़े हुए हम उसमें जान सकते हैं क्या है। तो अब ये क्यों करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते क्या क्या दिए हुए हैं। टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन situ, टू डिटरमाइन द डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और तीसरा टू लोकेट द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स इन इट। तो गाइज, तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड जो होता है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये हम देख लेते हैं। ये इस पे बेस्ड होता है कि हर मटेरियल में अगर डिफरेंट मटेरियल है तो अल्ट्रासोनिक जो पल्स होती है
इसकी वेलोसिटी हर एक मटेरियल में डिफरेंट रहेगी और इसी मेथड पर इसी प्रिंसिपल पर ये मेथड बेस्ड होता है, जो कि हमारा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। तो गाइस अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं। एक तो हम पता कर सकते हैं कि क्रैक्स, अगर कंक्रीट में कहीं क्रैक आ रहा है तो वो हम इस मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी हम कंक्रीट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। इन सीटू साइट पे ही हम जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें चीज़ है और इसकी क्वालिटी कैसी है कंक्रीट की। और फिर हम डायनामिक मॉडल्स भी इसका ईजिली निकाल सकते हैं। तो यानी कि हम क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, हम डायनामिक मॉडल्स भी निकाल सकते हैं ऑफ कंक्रीट का, और ये भी देख सकते हैं कि इसमें क्रैक है या नहीं। सो गाइज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने पता चला कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड क्या होता है। ये टेस्टिंग होती है कंक्रीट की और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये हमने देख लिया। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी की वेलोसिटी जो होती है वो हर मटेरियल में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये इस मेथड पर आधारित है। और ये क्या क्या कर सकते हैं, इससे क्वालिटी ऑफ कंक्रीट चेक कर सकते हैं, डायनामिक मॉडल्स निकाल सकते हैं, और हम प्रेजेंस ऑफ क्रैक भी कंक्रीट में देख सकते हैं। तो गाइस हमने इस क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ पता कर ली। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज। जो कंक्रीट की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है कैसे होती है, कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है। ये आपका आ गया स्ट्रेस और ये आपका आ गया नीचे आ गया आपका स्ट्रेन। तो ये कुछ वैल्यू कुछ है जो पहली पैराबोलिक होती है और फिर उसके बाद एकदम स्ट्रेट हो जाती है। गाइस सीधा नहीं बन पा रहा है, ये एकदम स्ट्रेट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये एक पैराबोलिक यहाँ पर पैराबोलिक रहती है। अभी कब तक रहती है, दिस इज अप टू 0.002% स्ट्रेन तक ये पैराबोलिक रहती है। फिर एंड में आपका आता है यहाँ तक 0.0035, ये मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू होती है। तो अब गाइस इसमें क्या पूछा है, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट हमने पढ़ ली। अब क्या पूछा है इसने, इट इज ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर, रॉन्ग। क्या परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, नहीं। सेकंड देखते हैं, स्ट्रेट लाइन अप टू 0.02% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन पैराबोलिक अप टू फेलियर, नहीं, जस्ट इसका ऑपोजिट है। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पैराबोलिक नेचर है, उसके बाद ये आपका स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, नियरली पैराबोलिक अप टू 0.02% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन अ स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर, हेंस ये एकदम ठीक करेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट का ऑपोजिट है। क्यों, क्योंकि पहले पैराबोलिक है, हमने देखा यहाँ से ओरिजिन से लेकर के 0.02% तक ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये कितनी 0.02% तक स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, ये पैराबोलिक है। अब 0.002% के बाद ये वैल्यू है एकदम स्ट्रेट हो जा रही है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट हो जा रही है। और कब तक, अप टू फेलियर, यानी फेलियर मतलब जब उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन आ जाए। और मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है कंक्रीट में, 0.0035। तो गाइस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने पता चल गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट की क्या होती है, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। और हमने देखा कि मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू कितनी रहती है, 0.0035 कंक्रीट में। और जब जो उसका नेचर पैराबोलिक से स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब स्ट्रेन की वैल्यू 0.002% होता है तब, ठीक है। तो गाइस इसका राइट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, in limit state approach the spacing of main reinforcement controls primarily what। अब हमें पता है कि अगर ये हमारा बीम है, ये हमने बनाया बीम इस तरीके से, और इसमें हमने reinforcement प्रोवाइड करेंगे कुछ, मान लीजिए हमने ये reinforcement इस तरीके से प्रोवाइड करी। अब एज पर नॉर्म्स इनकी बीच की कुछ स्पेसिंग, जो reinforcement की जो स्पेसिंग होती है ये फिक्स रहती है। फिक्स इन द सेंस व्हाट, कोई एक IS कोड के अकॉर्डिंग, दैट इज IS कोड, कौन सा कोड यूज करते हैं RCC में, 456-2000,
गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमने कौन सा कोड इस्तेमाल किया हुआ है आप सभी लोग। तो अब ये जो IS कोड कहता है कि जो स्पेसिंग है ये हमारी मिनिमम भी होगी, मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारी स्पेसिंग है मिनिमम और मैक्सिमम के ऑलमोस्ट बीच में ही रहनी चाहिए। तो अब मिनिमम स्पेसिंग क्या कंट्रोल करेगा और मैक्सिमम स्पेसिंग क्या कंट्रोल करेगा। तो अब अगर ये स्पेसिंग इनमें मिनिमम है तो क्या है कि अगर हम कंक्रीट, मान लो ये हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर है, अभी हमने कंक्रीट प्लेस नहीं करी है। अब अगर हम बीम में कंक्रीट प्लेस करेंगे तो इनका जो बीच का जो स्पेस होगा ये हमारा कंट्रोल करेगा बेसिकली व्हाट इट विल कंट्रोल द प्लेस्ड, कितना ईजिली हम कंक्रीट को प्लेस कर सकें और उसको कॉम्पैक्ट कर सकें, इसलिए हम मिनिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो और फिर दूसरी चीज़ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्यों करते हैं। अब मैक्सिमम हम इसलिए करते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग इसलिए देते हैं टू कंट्रोल द प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स, यानी कि अगर कोई भी क्रैक नीचे से आया तो अगर मैक्सिमम स्पेसिंग हमें हमेशा जो है क्रैक्स को प्रोपगेट करने से कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे कि अगर आपका ये मान लीजिए मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाऊं, ये आपकी स्टील रॉड पड़ी हुई है और ये अगर क्रैक आया तो इस क्रैक को ये जो स्टील है ये आगे प्रोपगेट करने से रोकेगा। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है स्टील की हमें यही वो इसी चीज़ को रोकती है। तो गाइस देख लेते हैं मिनिमम स्पेसिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि ईजिली कॉम्पैक्ट हो जाए कंक्रीट और कंक्रीट में वॉइड्स ना रहें। ठीक है, इजीली कॉम्पैक्ट हो जाए और वॉइड्स ना रहें। और मैक्सिमम स्पेसिंग क्या कंट्रोल करता है, दिस कंट्रोल्स द प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स, प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स। ठीक है, तो ये आपका प्रोपगेशन ऑफ क्रैक कंट्रोल करता है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या कंट्रोल करता है। तो गाइस मिनिमम जो स्पेसिंग है वो हमारा बेसिकली कंट्रोल करता है क्रैकिंग। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला देखते हैं, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट और फॉर फ्लेक्चर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन एज, जो स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया होता है वो कितना लेते हैं। ऑप्शंस पे देख लेते हैं, 0.5030 FC के XU या 0.446 FC के XU या 0.420 FC के XU या 0.360 FC के XU। अब जो उसका लिमिट स्टेट डायग्राम जो डायग्राम बनता है स्ट्रेस बिहेवियर का वो हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनता है, दिस इज द स्ट्रेस बिहेवियर और ये आपका आ गया स्ट्रेन बिहेवियर, कुछ इस तरीके से बनता है। ये अगर न्यूट्रल एक्सिस ले लें, ये आप न्यूट्रल एक्सिस हो गई, तो यहाँ तक आपका रेक्टेंगुलर रहा, उसके बाद फिर ये पैराबोलिक नेचर का हो गया। अब हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन एज। अब स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया कैसे लगेगा, ये आपका स्ट्रेन डायग्राम, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है कंक्रीट में, 0.0035 और ये जो आपकी यहाँ तक यील्डिंग फर्स्ट जो आपका हमने अभी आपको बताया था, जब आप मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू के पैराबोलिक रहता है, कौन स्ट्रेस स्ट्रेन का कुछ पैराबोलिक था और एक पर्टिकुलर वैल्यू 0.002% पे अचीव करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे ये कितना रहा आपका 0.002 वैल्यू पर ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होती है, 3/7 ऑफ XU और ये आपकी वैल्यू होती है 4/7 ऑफ XU, वेयर XU इज व्हाट, XU इज द आपका XU क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है। और ये आपका ये जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू 0.45 FCK। तो ये आपकी वैल्यूज हमने पता चल गई और ये वैल्यू है 0.002 और टेंसाइल में स्ट्रेन कितना रहता है, 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। तो ये आपकी वैल्यू रहती है टेंशन की और ये वैल्यू रहती है आपकी कंक्रीट कंप्रेशन में। तो गाइज ये भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अपने सीरीज सेकंड में पढ़ा हुआ है ये इस वैल्यू को, तो उसमें आप जाकर के वो लेक्चर ज़रूर देखना ताकि आपको ये चीज़ समझ जाओ वहाँ पर। तो फिर
अब यहाँ पे देखते हैं हमको क्या निकालना है, द लिमिट स्टेट एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालना है। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना दिया हुआ है, एक तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और दूसरा ये पैराबोलिक सेक्शन है। तो अगर हम दोनों के एरिया को ऐड कर दें तो हमको टोटल एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक पता चल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। अगर हम इसको रिमूव करें, हम अगर इसको पेन से इसको रिमूव कर देते हैं तो अब यहाँ पे हम स्ट्रेस ब्लॉक निकालते हैं कि कितनी वैल्यू इसकी आएगी। तो अब फर्स्टली हम एरिया ऐड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ पैराबोलिक पार्ट, एरिया ऑफ पैराबोलिक पार्ट। ठीक है, अब पैराबोलिक पार्ट हमारा ये हो गया सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया। तो अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक का देख लेते हैं कितना है, 3/7 XU इंटू 0.45 FCK। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस, इस एरिया किसका, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी हुई 0.45 FCK और ये आपका दिया है 3/7 ऑफ XU। अब इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ पैराबोलिक पार्ट कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/7 XU इंटू 0.45 FCK। तो ये वैल्यू आ गई आपकी पैराबोलिक पोर्शन की और ये वैल्यू आपकी आ गई रेक्टेंगुलर पोर्शन की। अब दोनों को आप जब ऐड कर दोगे तो दिस वैल्यू विल कम एज 0.36 FCK XU। Hence the correct answer will be what? 0.36 FCK XU will be the correct answer for this question. तो guys D will be the right answer. तो अब देख लिया हमने कि अगर डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट फ्रैक्चर है तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना आएगा, इट इज टेकन एज 0.360 FCK XU। तो गाइस आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया कि मिनिमम, यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ पता चल गई, कंक्रीट में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी रहेगी और टेंशन जोन में कितनी स्ट्रेन की वैल्यू रहेगी स्टील में, और फिर आपका स्ट्रेस ब्लॉक कितना रहेगा, स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, और ये कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे स्ट्रेस ब्लॉक का, ये भी आपको पता चल गया। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील है ये बैलेंस सेक्शन के लिए किस पे डिपेंड करती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील या ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। इसके लिए हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज लिमिट का, इसको देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 41.38 इंटू FCK अपॉन FY इंटू XU लिमिट, XU दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, XU लिमिट अपॉन D, अपॉन D। तो ये आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज स्टील का जो हम प्रोवाइड करते हैं। ये लिमिटिंग है, यानी कि लिमिट मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि FCK पे डिपेंड कर रहा है, तो यस 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर दूसरा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यस FY इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो FY पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कहीं ES आपको दिख रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट, दिस इज ES, तो ES हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो हेंस 3 पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर फोर्थ ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन, यहाँ पे D वैल्यू दी हुई है, हेंस ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4। किस ऑप्शन में 1 to 4 है, C ऑप्शन में 1 to 4 आ रहा है, हेंस C विल बी द करेक्ट वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पता चल गया, जो बैलेंस सेक्शन में हम परसेंटेज स्टील को लिमिट कर देते हैं, ये हमको वैल्यू पता चल गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In RCC section under flexure, the assumption that a plane section before bending remains plane even after bending, यानी कि जो जब भी हम RCC फ्लेक्चर RCC मेंबर को डिज़ाइन करते हैं तो हम कुछ assumptions लेते थे
कौन कौन से लेते थे? पहला लेते थे कि अ प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, यानी कि अगर हमने कोई सेक्शन को बेंड किया तो जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो प्लेन है और बेंड करने के बाद भी वो प्लेन ही रहेगा। तो यानी कि अगर करेक्ट आंसर देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर ये कोई भी आपका सेक्शन है, मान लीजिए कोई भी आपकी बीम है, और अगर इस बीम को हमने बेंड किया तो ये बेंड कुछ इस तरीके से मान लीजिए बेंड हुई, लोड लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारी बेंड हो गई। तो अब ये जो प्लेन सेक्शन है, ये जो प्लेन सेक्शन था हमारा, ये एज इट इज़, ये जो प्लेन सेक्शन है हमारा, ये आपका प्लेन सेक्शन प्लेन ही रहा बेंड करने के बाद भी, यानी कि लोड लगने के बाद ये वाला सेक्शन हमारा प्लेन ही रहा। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है, देख लेते हैं। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग लीनियर अक्रॉस द डेप्थ, दूसरा ऑप्शन देखते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग लीनियर अक्रॉस द डेप्थ, तीसरा देखते हैं बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग लीनियर अक्रॉस द डेप्थ, या शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द बीइंग यूनिफॉर्म अलोंग द डेप्थ। तो डेप्थ के अलोंग यहाँ पे चेंजेस तभी नहीं आएगा जब यहाँ पर स्ट्रेन नहीं होगा, यानी कि स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ये डिपेंड करेगा किस पे? स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हेंस करेक्ट आंसर विल बी, अगर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं आएगा यानी कि ये प्लेन सेक्शन जो पहले था वो अभी भी प्लेन सेक्शन ही रहेगा। तो गाइज करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग लीनियर अक्रॉस द डेप्थ, यानी कि डेप्थ के पैरेलल या डेप्थ के अकॉर्डिंग, डेप्थ के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका लीनियर ही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is employed to determine the strength of hardened existing concrete structure? तो हार्डन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए हम हमेशा डिटरमाइन करते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट, और ये एक हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है जिसको हम परफॉर्म करते हैं हार्डन स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ हम रूपाली मैम आपको राजस्थान पब्लिक जो राजस्थान के जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हैं, तो वो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और इनके जो क्वेश्चंस हमने आपको ईएस के लगाए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे वो एई हो, चाहे वो आपका जेई लेवल को हो, चाहे आपका वो आईएएस के एग्जाम्स हो। So guys, thank you for watching this video. Thank you. Thanks a lot.